नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड आपको सभी फेज के बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 एग्ज़ाम की, जिसमें कि ऑलरेडी रिटन टेस्ट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने रीजनल ऑफिसेज़ में भेज दिए हैं। अब जो अगला प्रोसेस है वो है स्क्रूटनी का। तो कई मैसेजेज आ रहे थे कि सर आगे कब तक प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्या होता है प्रोसेस में, एक बार एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक अच्छे से वीडियो बनाकर आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। तो दोस्तों अगर बात करें स्क्रूटनी की, बात करें तो स्क्रूटनी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम में एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अनलाइक अदर एसएससी एग्ज़ाम्स लाइक सीजीएल है या फिर सीएचएसएल है, एमटीएस है, वहाँ पर स्क्रूटनी जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ पर एक बार जब आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाता है तो सीधा उसके बाद फिर डीवी करा के आपका फाइनल लिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम में जो है स्क्रूटनी क्रूशियल स्टेज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री या आपसे क्वालिफ़िकेशन जो आपकी मांगी जाती है वो कोई जनरल डिग्री नहीं मांगी जाती। यहाँ पे हर पोस्ट के लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन है। तो अब अगर स्क्रूटनी का प्रोसेस नहीं होगा और सीधा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा तो ऐसे में एक लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को वहाँ पे डीवी के लिए बुलाना पड़ेगा जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई ही ना करें क्योंकि उनके पास वो रिलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा हो ही ना। तो बच्चों का और कमीशन का टाइम और मनी बचाने के लिए इस प्रोसेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है एग्ज़ाम में। पहले क्या होता था, हमारे आपसे टाइम से पहले, बहुत पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम से पहले ही स्क्रूटनी कराया जाता था। स्क्रूटनी में जो बच्चे क्वालिफाई होते थे उनका रिटन एग्ज़ाम कराया जाता था, लेकिन उस टाइम पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम थे, इसलिए ये फ़ीजिबल होता था। अब ये फ़ीजिबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एसएससी का एक और नोटिस आया जिसमें कि ये बताया गया कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टेप है उसको भी हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता क्या है, आगे चल के हटाया जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, जिस वजह से अननेसेसरी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन देखने को मिल रहा है सारे ही एसएससी के एग्ज़ाम्स में। अब आपको वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी पहले कराता है, फिर आप जब फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, जब आप फर्दर ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपका यूजर जो डिपार्टमेंट है वो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 2 बार स्टूडेंट्स को उससे गुजरना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिडंडेंट स्टेप है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 2 बार कराई जाए। तो इसलिए एसएससी ने अब डिसाइड किया है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करेंगे। तो हो सकता है कि इसका जो परिणाम है वो आपके सिलेक्शन पोस्ट में भी देखने को मिले कि सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम से भी आगे चल के सिर्फ स्क्रूटनी को रखा जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हटा दिया जाए। जो भी डीवी होगा वो आपका सीधा यूजर डिपार्टमेंट ही कंडक्ट कराएगा। तो अब हम बात करते हैं कि 22 जुलाई जो डेट था उस डेट को, वो आखिरी डेट था जब तक आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजना था। तो अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट रीजनल ऑफिस में भेज दिए हैं, स्टेटस चेक कर लिया है कि वो रिसीव हो गया है, तो अब आपका जो प्रोसेस है स्क्रूटनी का वो स्टार्ट हो चुका होगा ऑलरेडी। स्क्रूटनी के प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को अपने अपने रीजनल ऑफिसेज़ में भेजे हैं। अब रीजनल ऑफिसेज़ में क्या होंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर आए हैं, कुछ भी ऑनलाइन तो आया नहीं है कि आप ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो जाएगा, वहाँ पे इसको फिजिकली वहाँ पे सॉर्टिंग किया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट को पोस्ट कोड वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया जाता है और वहाँ पर ही एसएससी के थ्रू प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी जो है वो शुरू हो जाती है। तो जिन बच्चों ने इन्वेलप के ऊपर रिक्वायर्ड डिटेल्स नहीं लिखा होगा, पोस्ट कोड नहीं लिखा होगा, तो सबसे पहले उनके ही डॉक्यूमेंट्स वहीं पर फिल्टर आउट कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट्स बच गए अलग अलग पोस्ट कैटेगरी वाइज, अब जाकर उनका इन्वेलप खोला जाता है। उसमें भी देखा जाता है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजा है, जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। अगर आपने सारे ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं तब तो अच्छी बात है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म साथ में इंसर्ट किया है कि नहीं। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपने सेंड नहीं किया होगा तो फिर वो भी एक रीज़न हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपकी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजा है। और बहुत सारे बच्चे, अमूमन बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट भेज देते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजते हैं, या डॉक्यूमेंट भेज देते हैं उस पर सेल्फ अटेस्टेशन या सिग्नेचर नहीं करते हैं, या फिर वो पोस्ट कोड ही मेंशन नहीं करते हैं इन्वेलप के ऊपर। इस तरीके की गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे ही इसी स्टेज पे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर फ़िल्टर आउट कर लिया जाता है।
अब जितने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रह जाते हैं उनका फिर फर्दर वहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाता है, स्क्रूटनी की जाती है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट मांगे गए थे वो आपके पास है कि नहीं। क्या आपसे डिप्लोमा मांगा गया था, आपने सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया है, या आपसे एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा गया था, आपने सिर्फ 1 साल का ही तो नहीं दिया है, या आपसे डिग्री किसी और फील्ड में मांगी गई थी, केमिस्ट्री में मांगी गई थी, आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में दे दिया है। तो इस तरीके की चीज़ों को फिर वहाँ पर फर्दर देखा जाता है। सारा स्क्रूटनी का प्रोसेस एसएससी जब कंप्लीट कर लेती है फिर वो 2 लिस्ट के लिए कैंडिडेट्स को रिकमेंड करते हैं। एक लिस्ट जो बनाई जाती है उसको हम ओके लिस्ट कहते हैं या एक्सेप्ट लिस्ट कहते हैं, और दूसरी जो लिस्ट बनाई जाती है उसको रिजेक्ट लिस्ट कहते हैं। एक्सेप्ट लिस्ट में उन बच्चों का नाम वहाँ पर रेफ़र किया जाता है जिन बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट एसएससी को लगता है कि सही है, परफेक्ट है, जैसा मांगा गया है वैसा है। और रिजेक्ट लिस्ट में उन बच्चों के नाम डाले जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जैसे मांगे गए हैं वैसे नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली है। फिर इसके बाद क्या किए जाते हैं कि जितने रिजेक्ट लिस्ट के बच्चे हैं डॉक्यूमेंट के वजह से और जितने ओके लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं उन सब का जो डिटेल है वो फर्दर यूजर डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है बाय मेल। यूजर डिपार्टमेंट जब शुरुआत में नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट एसएससी को भेजती है, उसी टाइम पे एक परफॉर्मा यूजर डिपार्टमेंट को साइन करना होता है जिसमें वो अपने डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर को स्क्रूटनी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे प्रोसेस के लिए वहाँ पर अलॉट करते हैं और वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्क्रूटनी के प्रोसेस में अपना योगदान देने के लिए। तो वो ऑफिसर के देख रेख में आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर वहाँ वेरीफाई किया जाता है, और जब वहाँ पे जो अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर है जो इसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन है वो अगर ओके कर देता है फिर आपका नाम ओके लिस्ट में आ जाता है। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है फाइनली तो आपका नाम फिर रिजेक्ट लिस्ट में आता है। तो जितने बच्चों का नाम ओके लिस्ट में आ जाता है उन सभी बच्चों को आगे डीवी के लिए बुलाया जाता है। अब ये ओके लिस्ट और रिजेक्ट लिस्ट का आपको कैसे पता चलता है? आपको पता चलने का एकमात्र जरिया है कि आपने जिस भी ऑफिस में, जिस भी रीजनल ऑफिस में, अगर आपने एनआर में अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो एसएससी एनआर के वेबसाइट पे, अगर आपने डब्ल्यूआर में भेजे हैं तो डब्ल्यूआर के वेबसाइट पे, सीआर में भेजे हैं तो एसएससी सीआर के वेबसाइट पे, सारे रीजनल ऑफिस के अलग अलग वेबसाइट है। अब आप लोग उन वेबसाइट्स पे आना जाना शुरू कर दीजिए। आपको हेडक्वार्टर के वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, अब आपको अपने रीजनल ऑफिसेज़ के वेबसाइट को चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे जो ये डिटेल्स हैं वो उन्हीं रीजनल ऑफिस के वेबसाइट के होम पेज पे या नोटिस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है। जिन बच्चों के नाम ओके लिस्ट में आते हैं उन सभी बच्चों को आगे डीवी के लिए बुलाया जाता है, और जिन बच्चों के नाम अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट लिस्ट में आ जाते हैं उन बच्चों को एक मौका और दिया जाता है। अब वो एक मौका क्या होता है, उनको 1 हफ्ते से लेकर 10 डेज़ तक का समय दिया जाता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है कि अगर उन्हें लगता है कि उनको डिसक्वालीफाई किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, लेकिन ये एक वैलिड रीज़न नहीं है, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं लेकिन किसी कारणवश उनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो फिर वो अपनी रिप्रेजेंटेशन बाय मेल डाल सकते हैं। जब रिजेक्ट लिस्ट आता है वहीं पे मेल आईडी दिया होता है, उस मेल आईडी पे विदिन 10 डेज़ अपना रिप्रेजेंटेशन देना होता है। आप वहाँ पर फिजिकली जाकर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, कोई लेटर नहीं सेंड करना होता, बाय मेल ही आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देना होता है। अब इसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। रिप्रेजेंटेशन में किसी भी प्रकार का कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट आपने स्क्रूटनी के टाइम भेज दिया है सिर्फ और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप उस पर ही रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। किसी भी फ्रेश डॉक्यूमेंट को आप अटैच करके नहीं भेज सकते हैं, उसको वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम, एप्लीकेशन डालते टाइम उन्होंने एक्सपीरियंस का डिटेल नहीं डाला हुआ है और उन्होंने स्क्रूटनी के टाइम अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज दिया हुआ है, उसको भी एसएससी एक्सेप्ट नहीं करती है। या आपने स्क्रूटनी के टाइम कोई सर्टिफिकेट नहीं भेजा है और अब आप सोच रहे हो कि रिप्रेजेंटेशन के टाइम उस सर्टिफिकेट को डाल देंगे, तो उसको भी एसएससी एक्सेप्ट नहीं करती है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार का कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट आप नहीं भेज सकते हैं, उसको वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपने अपना रिप्रेजेंटेशन डाला जो कि आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही है और उसको एसएससी एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो अगर गलती से रिजेक्ट लिस्ट में आ जाते हैं तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, एसएससी अपनी गलती एक्सेप्ट करके उनको फिर एक्सेप्ट लिस्ट में डाल देती है। कहने का मतलब कि ओके लिस्ट जो आता है उसके बाद फिर से एक रिवाइज्ड ओके लिस्ट आता है। ओके लिस्ट आने के लगभग 1 महीने के बाद रिवाइज्ड ओके लिस्ट में उन बच्चों के नाम होते हैं जिनका पहले रिजेक्ट लिस्ट में नाम था, लेकिन उनका जो नाम रिजेक्ट लिस्ट में था वो नहीं होना चाहिए था, वो एलिजिबल थे, तो उनका भी नाम ओके लिस्ट में डालते हुए और एक
नया फ्रेश रिवाइज्ड ओके लिस्ट जारी किया जाता है, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाता है। अब जो लोग रिवाइज्ड ओके लिस्ट में आते हैं वो भी, और पहले से ओके लिस्ट में जो आए होते हैं बच्चे वो भी, उन सबको फिर एक साथ आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस कम से कम 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कम से कम बोला है, मिनिमम 4 to 6 मंथ का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके जो रिजेक्ट लिस्ट और ओके लिस्ट आने शुरू हो जाती है, यानी कि स्क्रूटनी का रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो जुलाई 22 लास्ट डेट था, वहाँ से आप 4 मंथ्स मिनिमम काउंट कर लीजिए, आपको ओके लिस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसमें भी सारे ही पोस्ट के एक साथ ओके लिस्ट नहीं आते हैं, एक एक करके आता है। आज किसी का आएगा तो 2-3 दिन बाद किसी और का आएगा, फिर उसके 5-7 दिन के बाद किसी और का आएगा। इस तरीके से जो है ओके लिस्ट आता है। अब ये जो ओके लिस्ट आने का जो प्रोसेस है, ये भी रीजनल ऑफिसेज वाइज वेरी करता है। कुछ ऑफिसेज जो हैं वो बहुत फास्ट हैं, कुछ रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो फास्ट हैं, कुछ हैं जो कंपैरेटिवली स्लो हैं। जैसे आप देखेंगे ER रीजन है, CR रीजन है, KKR रीजन है या WR रीजन है, ये लोग थोड़े से फास्ट हैं। लेकिन जो आप देखेंगे NR की बात कर ले या NER की बात कर ले, तो ये लोग कंपैरेटिवली थोड़े से स्लो है, इनका प्रोसेस स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि NR की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होने से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे। यहाँ पे सारा जो काम होता है वो फिजिकली होता है, तो इस वजह से उनको स्क्रूटनी करने में थोड़ा सा ज़्यादा डिले हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि स्क्रूटनी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको इस टाइम पे मिलने चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दिया है। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई होगी तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर आप फेज़ 9 के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज डाल दीजिएगा, आपको मैं जो फेज़ 9 का ग्रुप का लिंक है सेंड कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9958393505। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।